हेलो छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांत एडुटेक के प्लेटफॉर्म पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं संतोष सर क्लास 8 के लिए पाठ अकबरी लोटा। अकबरी लोटा छात्रों, ये एक ऐसा कहानी है जो पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन को गुदगुदा न जाए। एक हास्य कहानी है और इस कहानी के अंतर्गत कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि हास्य कहानीकार जो होते हैं, जैसे इनके इस कहानी के कहानीकार हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अन्नपूर्णानंद वर्मा की यह जो कहानी है, यह कहानी हास्य गाथा है जिसके अंतर्गत कई ऐसे पात्र हैं जो गुदगुदा जाते हैं। अन्नपूर्णानंद वर्मा, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में अधिगम संप्राप्ति हमें क्या क्या मिलेगा, लर्निंग मटेरियल्स। तो छात्रों, समस्या का समाधान ढूंढना। समस्या मनुष्य के जीवन की एक ऐसी विपदा है, एक ऐसी असुविधा है जो कभी दूर होने का नाम ही नहीं लेती। आप चाहे जितने सबल हो जाएं, जितने साभ्रांत हो जाएं, छात्रों, यह समस्या दूर ही नहीं होती। जैसे एक पहलवान जी थे, बहुत ही बलवान होते हैं पहलवान जी लोग, ये बड़े बड़े उनके डॉल्स थे और उठ बैठ कसरत कर रहे थे। उनसे एक 6-7 वर्ष का बच्चा जाकर बोला कि पहलवान जी, आप इस गाड़ी को, इस ट्रक को कितने ऊपर तक उठा सकते हैं? बहुत पहलवानी दिखाते हैं, आप जितना उठाइएगा उससे एक बीता ज्यादा मैं उठा दूंगा। पहलवान बोले कि अरे, दिखता है इतना छोटा छोटा बम, अब बड़ा धमाका, इतना बड़ा बात क्यों, कैसे तुम उठा सकते हो? मेरे इतने दिनों की मेहनत है, मैंने बॉडी बनाया, बॉडी बिल्डर है हूं मैं, और तुम कहते हो उठा दूंगा। उसने कहा बिल्कुल उठा दूंगा। ये समस्या आ गई अब पहलवान जी के सामने। उन्होंने बहुत ही जोर से लगभग एक हाथ ऊपर उठा दिया ट्रक को, और उस लड़के से तब कहे कि अब तू हिला के भी दिखा दे। उस लड़के ने एक जैक वहां लगाया और जैक को बैठ करके आराम से घुमाते गया, ट्रक उठते गया। हाँ छात्रों, यह समस्या है। अब पहलवान जी समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे कि आखिर मैंने इतने वर्षों तक जो घोर तपस्या की, जो अपना बल बनाने की कोशिश की, अपने डोल्स बनाए, अपने बाजुओं को हमने तैयार किया, ये छोटा सा बच्चा मुझे चैलेंज भी दिया और जीत भी गया। तो ये समस्याएं हैं। चाहे हम जितनी भी सफलता को प्राप्त कर लें, हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक दिन एक नया सूर्योदय होता है और प्रत्येक दिन शाम ढलती है। और इसी तरह से हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं। हमेशा प्रत्येक दिन सूर्योदय होता है और प्रत्येक दिन शाम ढलती है। हमारी जीवन इस तरह से ही तमाम गुजरती है। अब समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जा रहा है इस पाठ में? छात्रों, यही तो खास बात है इस पाठ की। स्थिति विशेष में बुद्धि से काम लेना। स्थिति जब हो, जिस तरह की हो, स्थितियां 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक स्थिति और एक पर स्थिति। प्राकृतिक स्थिति वो स्थिति है जो हमारे सामने प्राकृत द्वारा दर्शित होती है, और पर स्थिति, पर का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात दूसरे के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति परिस्थिति कहलाती है। तो स्थिति विशेष
में बुद्धि से काम लेना होता है, चाहे वह प्राकृतिक स्थिति हो चाहे परिस्थिति हो। भुक्तभोगी को अपने बुद्धि और विवेक से ही काम लेना चाहिए ताकि उसका काम बने। यह हमें इस पाठ से मिलेगा। विपत्ति में मित्र का सहयोग सहायक बनना। विपत्ति के समय में मित्र किस प्रकार से सहायता करते हैं, यह बात हमें जानने को मिलेगी। पाठ में अनकहे बातों को समझना। जो पाठ में कही गई है बात वो तो हमारे सामने है, लेकिन जो नहीं कही गई है, इशारों में जो कह दिया गया है, उनको समझना। पाठ पढ़ना और उसमें निहित हास्य का आनंद लेना। इसमें जो निहित है हास्य, इसका आनंद लेना। आइए छात्रों, पाठ को शुरू करते हैं। शुरू पाठ हो रहा है झाऊलाल से, जो सेठ हैं झाऊलाल। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। खाता पीता परिवार था लाला झाऊलाल का, और उनके परिवार में काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी के ठठेरी बाजार में लाला झाऊलाल का मकान था, अपना मकान। नीचे के दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आता था। तकरीबन यह तब की घटनाएं हैं, यह तब की कहानी है जब 100 रुपये बहुत हुआ करते थे, है ना। तो उस समय करीब 100 रुपये उनको नीचे की दुकानों से, जो उनका मकान था, कहाँ था, काशी के ठठेरी बाजार में जो उनका मकान था, उस मकान से उन्हें आता था 100 रुपये के करीब में रोजाना, मासिक, और 100 रुपये मासिक के करीब किराया आता था। बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणियों का खर्चा, यानी मियाँ और बीबी, यानी पति पत्नी। झाऊलाल अपनी पत्नी के साथ काशी के ठठेरी बाजार में अपने मकान में रहते थे। उनके मकान के नीचे कुछ दुकानें थीं जिनसे उन्हें प्रायः 100 रुपये मासिक किराया मिल जाता था। यही उनके रोजी रोटी कहें या जीवन का आधार कहें, यही संसाधन थे उनके पास। बच्चे उनके थे नहीं, अच्छा कहते पहनते थे, अच्छा खाते पहनते थे, पर 250 रुपये तो कभी आंख सेकना माने नजदीक से देखना, ये मुहावरा है। आंख सेकना मतलब नजदीक से देखना, नजदीक से देखना। आंख सेकने को भी इन्हें नहीं मिलते थे। आंख सेकना का अर्थ हो गया नजदीक से देखना। इसलिए अब देखिए आखिर 250 रुपये की बात क्यों की जा रही है। तो लाला झाऊलाल ठठेरी बाजार में अपने मकान में ठाठ से रहते थे, लेकिन 100 रुपये के बजाय 250 रुपये उनको आंख सेकने को नहीं मिलती थी। ये बात लेखक को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लेखक इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग कर दी, उनकी पत्नी एकाएक 250 रुपये की मांग कर दी, यानी कि इस पाठ में जो हमें समझना है, ये तो बात कही गई लेखक के द्वारा, और जो नहीं कही गई वो ये है कि पत्नियां अपने पतियों से बेहद प्यार करती हैं, बेहद चाहती हैं अपने पतियों को। इतना चाहती हैं कि कभी कभी तो मतलब अपनी रुद्र रूप में उन्हें हल्की सी मुस्कान दिखा करके चली जाती है और पति महोदय तिलमिला जाते हैं। एक कवि ने कहा है, पति को अंग्रेजी में हस्बैंड कहा जाता है। हस्बैंड की उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हस्बैंड किसे कहा जाता है,
तो एक श्रोता सुन रहे थे और उन्होंने कहा, हंसबैंड, एक ऐसा बैंड जो जीवन भर हंस हंस के बजता हो उसे हंस बैंड कहते हैं। वैसे ही पति होते हैं, कवि महोदयों की तो कोई बात ही नहीं है। कवि के लिए तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां रवि की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवि पहुंच जाते हैं। कवि हृदय की उस गहराई को भी माप लेते हैं जो जिसके लिए आज तक कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं बना है। तो ये पत्नी बड़े प्यार से कही कि मुझे 250 रुपये चाहिए अपने पति झाऊलाल से, और एकाएक मांग दी। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। जोर से जी सनसनाना, जी सनसनाना एक मुहावरा है। जोर से सनसनाया उनका जी। क्यों सनसनाया? क्योंकि 250 रुपये तो कभी उन्हें आंख सेकने को, देखने को, नजदीक से देखने को भी नहीं मिलते थे, और पत्नी यहां 250 रुपये की मांग कर दी, और मांग के साथ साथ एक टैबलेट भी दी। कौन सा टैबलेट? एक इंजेक्शन था ये मांग, और साथ में एक टैबलेट था। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनका मन जो था, जी मने मन, जोर से सनसनाया, अरे ये क्या, 250 रुपये कहां से आएंगे? और उसके बाद बैठ गया, कहां से आएंगे? उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, देखिए पत्नी द्वारा कहे गए बातों को रेड लाइन से मैंने किया है। रेड लाइन का अर्थ, रेड कलर का प्रयोग उन्हीं जगहों पे किया जाता है जहां खतरा का आभास होता है। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी बातें जो भी उनके मुखमंडल से प्रकाशित हो रही हैं, झाऊलाल जी की पत्नी से के मुखमंडल से, वह प्राय एक खतरनाक बात ही होती है। उन्होंने कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। बस इतनी सी बात कही उसने, लेकिन ये बात किसी विष से कम नहीं होता। जब पत्नियां अपने पति से कहती हैं कि अगर आपसे नहीं होता तो बोलिए, मैं अपने भाई को बोल देती हूँ, भाई से ले लेती हूँ, तो ये भाई से लेने वाली जो बात होती है, अर्थात पति की सबलता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। और इसी से आहत हुए हैं अभी झाऊलाल जी, और आहत होते हुए लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे, मीठी मार से। देखिए इसीलिए यह रेड लाइन मैंने किया है, क्योंकि खतरनाक शब्द है। मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। उन्होंने रोब से कहा, अरे हटो अजी, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। कहने को तो कह दिए, लेकिन ये ऐसा बोझा अपने सर पे लाद लिए जिसके लिए कोई खरियानी दिखाई न दे रहा हो। अर्थात कई वर्षों से तो 250 रुपये एक साथ देखे नहीं लाला झाऊलाल। अब कहां से वो साथ? अब देखिए अगली पंक्ति में उनकी पत्नी कहती है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए पति महोदय, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उन्होंने कहा, किसने? ये जो ब्लू कलर में है ये पति महोदय का स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, कथन है। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब पत्नी का देखिए बात कितनी कटाक्ष होती है। ये मीठी कटारी जब दिल में उतरती है तो अमिताभ बच्चन जी का गाना याद आ जाता है, जो उन्होंने डॉन फिल्म में गाया था, एक कन्याकुमारी मीठी कटारी दिल में उतर गई। हाय, वो सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी एक के बाद एक
जो अपने तीर चला रही थी, उसके नोक जो थे वो हृदय को छलनी कर रहे थे झाऊलाल के, और झाऊलाल उसमें गिरफ्त होते जा रहे थे। आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। ये पहला कटाक्ष था, पहली तीर थी, इस पर तिल मिलाए थे। दूसरा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, इस बात पर भी तिल मिलाए, और उन्होंने कहा कि अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब तीसरी बात वो कह रही है कि सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से क्या वादा किया? तो 7वें दिन 250 रुपया देने की बात कही, देने का वादा किया। वादा तो कर देते हैं लोग, वादा करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। इसी तरह से लाला झाऊलाल के भी जिंदगी में कुछ ऐसे ही इस वादे का इरादा है। इस वादा में अब कितना वह पक्के उतरते हैं और किस प्रकार से पक्के उतरते हैं, यह बात तो अब आगे पता चलने वाली है। आइए आगे देखते हैं। लेकिन उन्होंने तो वादा कर दिया, और वादा करने के बाद अपने काम धाम में लग गए। 250 रुपये पत्नी को देने हैं, इस बात से वह बिलग होकर के अपने काम धंधे में लग गए। और जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हुआ, 4 दिन यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हुआ, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब उन्हें चिंता होने लगी कि भाई अपने ही घर में अपनी साख वाली बात है, कैसे हो। प्रश्न अपने ही घर में अपनी साख का था, माने अपने ही घर में अपनी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा। वादा किए और मुकर गए। और पत्नी ने भी उनसे ये बातें क्यों कही होंगी कि 7 दिन में या 7 साल में देंगे, मुझे इसी जन्म में चाहिए, इसलिए कि हर छोटी बड़ी बातें उनसे कही होंगी। आखिर वो डिमांड करेगी किससे? 4 दीवारी में पैक जो थी पत्नी, और ये बाहर घूमते फिरते थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते होंगे अपनी पत्नियों के सामने। अधिकांश पतियों की देखी जाती है स्थिति कि जब घर में बैठते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कहते हैं, और पत्नी एक छोटा सा सगुफा छोड़ देती है तो धराशायी हो जाते हैं। महोदय झाऊलाल जी का भी लगभग यही स्थिति है। वह भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दिए थे, और अब उनसे यह उठाया नहीं उठता था 250 रुपये की मार। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अगर देने का वादा करके अगर अब न दे सके तो वह अपने मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा, ये बातें सब उनके जेहन में आ रही थी। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपये की मांग की थी। शादी के बाद अभी तक बाल बच्चे नहीं हुए थे, और पहली बार वह कुछ पैसे मांगी थी। 250 रुपये था वो, और उसका डिमांड ये पूरा न करें, जबकि बड़ी बड़ी डींगे हाँके थे, बड़ी बड़ी बातें कहे थे, अपनी बहादुरी की गाथाएं सुनाए थे उन्हें। और ऐसी स्थिति में जब 250 रुपया नहीं दे पाएंगे तो अपने ही घर में अपनी इज्जत का धजिया उड़ जाएगा, उनका प्रतिष्ठा का हनन हो जाए। यह बात अब उनके लिए चिंता की विषय बन गई। धीरे धीरे आगे देखिए होता है क्या। यह ऐसा पाठ है जो बिना गुदगुदाए नहीं रह सकता। इस समय वे दम दबाकर निकल भागते हैं। इस समय वे अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अगर इस बार नहीं दिए तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। मुंह दिखाएंगे
का अर्थ यह यहाँ है लेखक का कि आखिर फिर जो हमने डींगे हाँके हैं, हमने अपने बहादुरी के गाथाएं जो कही हैं, अब उसके सामने वो एक बार मुस्कुरा देगी खाली कि हाँ बड़ा शेर मारे थे, एगो 250 रुपया नहीं दे पाए, बस इतना ही काफी था और बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते हैं। खैर एक दिन और बीता, मैंने 4 दिन तो पहले बीत चुका था, उसके बाद इन्हें चिंता होने लगी। अब यह एक दिन ये चिंता में बीत गई, 5 दिन खत्म। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। ये पंडित बिलवासी मिश्र इनके फास्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार, लंगोटिया दोस्त थे, अर्थात अपने सुख दुख व्यथा विपदा एक दूसरे से दोनों शेयर करते थे। अब यह विपदा ही थी उनके लिए, एक बड़ी विपदा से कम नहीं थी। 250 रुपये उन्हें कभी देखने को नहीं मिल रहे थे और पत्नी को उन्होंने वादा कर दिया था, जिसमें से 5 दिन निकल चुके हैं। ये 5वां दिन है जब उन्होंने अपनी विपदा बिलवासी मिश्र को सुनाई। संजोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक का अर्थ होता है खाली, एकदम खाली थे। संजोग ऐसा हुआ कि अपने मित्र को सुनाए और जिससे अपनी विपदा सुनाए, दुखड़ा सुनाए, वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनका भी हाथ खाली था, रुपये नहीं थे उनके पास भी। लेकिन उन्होंने अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई इस पाठ में। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। कहानी में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि झाऊलाल ठठेरी बाजार, काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान है अपना। अपनी पत्नी के साथ वह रह रहे हैं, खान पान रहन सहन की कोई कमी नहीं है, अच्छा खाता पीता परिवार है उनका। लेकिन अपनी पत्नी से वह अक्सर ही अपने बारे में बड़े ही वीर गाथाएं अपनी सुनाते हैं, हमने ये किया वो किया। अक्सर ही पति लोग ऐसी बातें सुनाते हैं और जो सुनाते हैं वही फंस जाते हैं। आज झाऊलाल भी फंस गए अपनी पत्नी की एक बात में। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे 250 रुपये एकाएक उन्होंने कहा कि चाहिए। न देने पर उन्होंने यह भी बात कही कि अपने भाई से मैं मांग लूंगी, अगर आपको पास नहीं है तो। ये इस बात पर तिलमिला उठते हैं और तिलमिलाने के बाद से उन्होंने वादा किया कि 7 दिनों में दे देंगे। 7 दिनों में से आज 5वां दिन है, आज भी उनके समस्या का समाधान नहीं मिला। उनकी समस्या ये है कि 250 रुपये न उनके पास है, न उनके मित्र प्रिय मित्र बिलवासी मिश्र के पास है। अब बिलवासी मिश्र का एक भरोसा उनके जिम्मे है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कहीं और से मैं मांग करके तुम्हारे लिए लाऊंगा। आगे देखिए, वह शाम आज थी, अर्थात अगले दिन माने 6ठे दिन बिलवासी मिश्र ने वादा किया था झाऊलाल को देने के लिए, कहीं से ला करके। वह शाम आज थी, वह 6ठे दिन की शाम आ गई। दिन गुजर गए, शाम आ गई। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये गिन देना है, यानी अगले दिन 7वां दिन अंतिम दिन था, 250 रुपये देना ही देना है, या सारी हेकरी से हाथ धोना है। सारी हेकरी का अर्थ हुआ जितनी भी हमारी बड़प्पन हमने दिखाई है अपने पत्नी के सामने, वो एकदम झुक जाएंगे, हेकरी खत्म हो जाएगी, वो ताकत हमारी खत्म हो जाएगी। अब हम पत्नी के ऊपर जब रूप जमाना चाहेंगे कभी तो जमा नहीं पाएंगे। यही है हेकरी, इस हेकरी से हाथ धोनी पड़ेगी। अब यह समस्या एक गूढ़ चिंता बन गई। पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, 7 दिन का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, और
झाऊलाल परेशान है। यदि झाऊलाल रुपये नहीं भी दिए तो उनकी पत्नी उन्हें डामल फांसी नहीं कर देगी, अर्थात डामल फांसी अर्थात उन्हें फांसी पर नहीं झुला देगी। अगर नहीं दे पाए किसी कारण से तो फांसी पर नहीं झुला देगी, लेकिन उसके समतुल्य क्या करेगी? नहीं कर देगी, केवल जरा सी हंस देगी। ये हंसना ही तो कटारी है। जरा सी हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी? इस हंसी की लेखक देखिए कितने अलंकृत शब्दों से इन बातों को उघेर रहे हैं, उतार रहे हैं अपनी लेखनी से। इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की अंतरात्मा कांप उठती है कि अरे खाली हंस देगी तो बस फांसी पर झूलने के समतुल्य हो जाएगा। अभी तक पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए थे। आज ही शाम उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था, उन्हीं का भरोसा था। यदि न आए तो, यह प्रश्न उनके जहन में उठ रहा है, या रुपये का प्रबंध न कर सके तो। यानी देखिए छात्रों, जब भी समस्या आती है और समस्या गूढ़ता का रूप लेने लगती है, जब गूढ़ होने लगती है यह समस्या, तो धीरे धीरे इस समस्या का जब समाधान दर्शित नहीं होता है तो मनुष्य के अंतरात्मा में भीतर कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि नकारात्मक सवाल अधिक उठते हैं, सकारात्मकता कम उठती है। अर्थात यहाँ नकारात्मकता का अर्थ ये है कि अब झाऊलाल के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर नहीं रुपये का प्रबंध कर पाए या नहीं आए तो मेरा क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अगले दिन सुबह में कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, नौकर छुट्टी कर दिया। उनकी पत्नी ने छुट्टी दे दी थी। आज कुछ खास था क्योंकि 7वां दिन था, 250 रुपये की वादा की बात थी। उनकी पत्नी खुद लोटे में पानी लेकर आई। लोटा में पानी लेके आई है उनकी पत्नी। वे पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। पानी लाई है उनकी पत्नी लेकिन गिलास साथ में लाना भूल गई है। संजोग से वह जिस लोटे में पानी लाई, ये देखिए ये संजोग नहीं, ये प्रयोग है, पत्नियों द्वारा किया गया। क्या है संजोग? संजोग से वह जिस लोटे में पानी लाई वह अपनी बेढंगी सूरत के कारण झाऊलाल को नापसंद था। जिस लोटे में उनकी पत्नी पानी लाई, नौकर नहीं थे, नौकर छुट्टी पर, पत्नी पानी लेके आई और उस लोटे में पानी लेके आई जो लोटा कभी भी झाऊलाल को पसंद नहीं था। यह संजोग नहीं, प्रयोग है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि अनकही बात इसमें है। ऐसी पत्नियां करती हैं या करती थी कह सकते हैं। आज की पत्नियां इससे बेहतर करती हैं। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया और अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्साए बहुत, लेकिन अब गुस्सा कैसे निकालें? वादा किए हैं वो तो अभी पूरा किए ही नहीं है। तुरंत बोल देगी क्या 250 रुपये तो दे नहीं पाया 7 दिन में, बस यही ना डांटना। बोलिए। उस समय वह छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खरे खरे पानी न पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह नियम बनाया था या नहीं कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीना चाहिए या नहीं। अर्थात बुजुर्गों की बात लेखक यहाँ लिखते हैं कि बुजुर्ग कहते हैं कि खड़े होकर, कहीं भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन लाला झाऊलाल तो गुस्से में थे, गुस्से को पी करके पानी पीना चाहते थे।
उन्हें प्यास लग रही थी। अक्सर चिंता के समय में प्यास अधिक लगती है, और प्यास लगी थी तो वो मुडेर के पास खड़े थे। उन्हें यह याद था कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लोटा खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुडेर, छत के मुडेर पर खड़े होकर पीना चाहिए कि नहीं, ये बात उन्हें नहीं समझ में आई थी। इसलिए वह मुडेर के पास खड़े होकर लोटा में पानी पीने लगे। अब इसलिए लाला झाऊलाल ने इस बात में कोई बुराई नहीं देखी और छत के मुडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। लोटे ने न अब मुश्किल से 2-1 घूंट वो पिए थे। 2-1 घूंट पीने के बाद लोटा बेढंगा था, टेढ़ा था, बिना पेंदी का था, पेंदी पिचका हुआ था। वह उनके हाथ से छूट गया और छूटने के बाद उसने न दाएं देखा न बाएं देखा और सीधे जाने लगा। यहाँ लेखक इतनी सुंदर ढंग से व्याख्या किए हैं इन लाइनों में कि छात्र जब आप पुस्तक को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि उनका हाथ हिला और लोटा हाथ से छूट गया, छूट पड़ा। लोटे ने न बाएं देखा न दाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने बेग में उल्का पिंड को लजाते हुए। उल्का पिंड जो तारे टूटते हैं और टूट करके जमीन पर, जब तारे टूट करके जब ब्रह्मांड में विचरण करते करते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के दायरे में आते हैं, तो वह जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होता है अर्थात पहाड़ी अंचलों में, वह उल्का पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होकर के धरा पर आ जाता है, धरती पर, और एक लंबा सा छिद्र करते हुए, चूंकि वेग से आता है ऊपर से, और छेद करते हुए वह उल्का पिंड होता है जो कि लावा के रूप में बाद में ज्वालामुखी बन जाता है। वह उल्का पिंड को ले जाते हुए अर्थात बहुत ही तेजी से, वेग से, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका वेग अधिक होता है, तो गिरने लगा और आंखों से ओझल हो गया। यानी कि जहां खड़े थे, 3 मंजिले पर खड़े थे लाला झाऊलाल, वहां से लोटा उनके हाथ से छूटा और सनसनाते हुए, दंदनाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है। समस्या जब ठीक ही कहा गया है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के और लेता है तो छप्पर फाड़ के, अर्थात लाला झाऊलाल की भी समस्या का कुछ ऐसा ही स्थिति है। अब छप्पर फाड़ के उनके सामने समस्याएं आ चुकी हैं। देखिए, अब किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हुआ आविष्कार। आविष्कार की ये थी, कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी, अर्थात यह जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी जिससे उल्का पिंड आती है धरा पर, वैसे ही यह लोटा भी उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ही सम्मोहन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सम्मोहन का शिकार बना था और इनकी आंखों से ओझल हो गया था, पता नहीं अब कहाँ गया। लेकिन उस लोटे ने जो करामात दिखाई। छात्रों, कवि तो कवि होते हैं, कवियों की वाणी जैसे बिन बादल की पानी, अर्थात कभी तो वहां पर भी बरसात ला देते हैं जहां पानी की फुहार तक नहीं होती। एक कवि थे, उन्होंने कहा था पत्नी और पति के बारे में कि पत्नियां, कवि कह रहे थे कि भारत की महिलाएं शक्ति हैं, भारत की महिलाएं शक्ति हैं। कई बार इसको रिपीट उन्होंने किया। छात्रों ध्यान से सुनिएगा, कई बार इस बात को रिपीट किए कवि, क्योंकि उनकी अगली पंक्ति बन नहीं पा रही थी। भारत की महिलाएं तो शक्ति हैं। एक श्रोता से बर्दाश्त नहीं हुआ,
वो गया उठ करके और कहा, महोदय, कवि महोदय, अगर भारत की महिलाएं शक्ति हैं तो पुरुष क्या हैं? कवि ने कहा, मूर्खों के राजा, अभी तक नहीं बजा तुम्हारा बैंड बाजा। भारत की महिलाएं शक्ति हैं और पुरुष सहन शक्ति है। जीवन भर इसे सहना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि सारे दोष आरोप इसी जीव पर लगाया जाता है। खैर, अगले पंक्ति में हम लोग देखें आगे की बात। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। अब लाला झाऊलाल के साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके बदन में अब खून नाम, काटो तो खून नहीं एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अब उनके जी में जान नहीं वाली बात। बहुत भयभीत होना, डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि ठठेरी बाजार जैसी चलती हुई गली में तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। अर्थात वह चालू गली थी, उस चालू गली में गिरा है 3 मंजिला से, 3 तल्ला पर से गिरा है लोटा, और लोटा गिरा है और दंदनाता हुआ गिरा है, जरूर किसी न किसी को घायल किया है। यह बात जैसे ही उन्हें महसूस हुई, ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि वह गली तो कभी खाली रहती नहीं थी। अब झाऊलाल का इससे अब प्राण सूखने वाली बात हो रही है। गली में जोर का हल्ला उठा। अब हल्ला भी उठ चुका है गली में, और ये सोच चुके हैं लाला झाऊलाल जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लोटा ने अपना कमाल कर दिया। अब लाला झाऊलाल के धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। अर्थात उनका जो स्थिति था देखने लायक था, उनकी स्थिति अब अत्यंत ही दयनीय। एक समस्या तो 250 रुपये की सर पे पहले से थी, अब ये दूसरी समस्या अपनी पत्नी द्वारा दिए गए लोटा से ही हुई। हाय रे पत्नी, हाय रे पत्नी, हाय रे पत्नी। ये पत्नी पीड़ित पति बेचारे झाऊलाल क्या करें। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखसिक से भीगा हुआ है। नखसिक, नखसिक शब्द का अर्थ होता है सर से पांव तक, यानी लोटा में जो पानी बचा हुआ था, उनका जूठन जो पी रहे थे वह गिरा था, तो वह पानी उनके सर से पांव तक नहला दिया था। इसे अंग्रेज साहब को, और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा है। कौन? अंग्रेज। और उसके साथ भीड़ आ गई है इनके आंगन में। पैर को सहला, पहले तो भीगा हुआ है, ऊपर से उसके पैर अपना सहलाते हुए एक पांव पर डांस करते करते इनके आंगन में प्रवेश किया है। उसी के पास अपराधी लोटे को, उसके ही पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ लिए। अर्थात लाला झाऊलाल तो समझदार थे ही। उसके हाथ में लोटा, वो भीगा हुआ और पैर को पकड़े हुए नाचता हुआ डांस कर रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि वह लोटा जब गिरा झाऊलाल के हाथों से निकलकर और उल्का पिंड को लजाता हुआ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसका इजाद न्यूटन नामक एक खुरापाती व्यक्ति ने किया था, उस तरह से गिरते हुए वह पहले अंग्रेज महोदय को नहलाया था, उसके बाद उनके पैर को कुचला था। अब वह पैर को सहलाते हुए अंदर आए थे। वो समझ गए लाला झाऊलाल कि इतनी घटनाएं हमारे लोटा ने कमाल कर दी है। हुआ यह कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान कहा जाता है, दुकान के सामने जो शेड गिरा होता है उसको हिंदी में साहिबान कहते हैं, शेड टकरा गया। वहां टकराकर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को सांगो पांग मतलब पूरी तरह से
स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। बूट कहा जाता है जूता, जूते पर जा गिरा और उसके पैर को घायल कर दिया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। जब उसे मालूम चला कि यही घर वाला जो सामने घर है, यही घर वाला इस लोटे का मालिक है, यानी इसी घर से लोटा चला के मारा गया है, अब उसने एक काम किया। क्या काम किया? अपने मुंह को उसने खुला छोड़ दिया। और मुंह को खुला छोड़ दिया यानी जो आ रहा है अब मन में वो बकते जा रहा है, बोलते जा रहा है। क्या बक रहा था, क्या बोल रहा था, ये अभी बात झाऊलाल को आज समझ में आ गई। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, डिक्शनरी है गालियों का, अर्थात वह जो मुंह खोला था, खुले छोड़ दिया था, वह गालियों का शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी चालू कर दिया था। अंग्रेजों की गालियां कभी सुने नहीं थे लाला झाऊलाल। अपनी पत्नी के द्वारा लाए गए लोटे के वजह से बेचारे को इतना बढ़िया सुयोग मिला था कि अंग्रेजी में गाली सुनने का, और वो उन गालियों का लुत्फ उठा रहे थे। उनके गली मोहल्ले में रहने वाले लोग लाला झाऊलाल के तमाशा को देख रहे थे, बड़े ही बारीकी से, बड़े ही मनोरंजक तरीके से। काश ऐसा स्थिति भगवान किसी के जीवन में न दें। इतनी विपदाओं को एक ही साथ अगर भर देंगे तो बेचारे पतियों का तो बंटाधार हो जाएगा। छात्रों, पाठ बड़ी है और बड़े पाठ के वजह से इसे 2 पार्ट में करना पड़ा है। 2 पार्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से हमें समझ में भी आएगा और साथ में हमारा अच्छा वोकैबुलरी अर्थात शब्दकोश भी बनते जाएगा। इसमें कई मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन मुहावरों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, और इस हास्य व्यंग में जो रस है, इस रस में डुबकी लगा के अपने आप को आनंद देने की स्थिति है। अतः अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।